यूपी को लेकर दिल्ली में आज भी बीजेपी का यही महामंथन जारी रहने वाला है। आज अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र की बैठक होगी। बीजेपी की इस बैठक में 44 सांसद हिस्सा लेंगे। सीएम योगी भी इस बैठक में शामिल होंगे। पहले दिन 39 सांसदों के साथ ये बैठक हुई थी और आज अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र की बैठक होगी और उससे जुड़े हुए 44 सांसद इस बैठक का हिस्सा होंगे। इस महामंथन में सभी सांसदों से पूछा जाएगा कि आखिर उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या विकास कार्य किए हैं। भाजपा का महामंथन जिसका दूसरा दिन है आज, पहले दिन 39 सांसदों के साथ बैठक हुई थी और आज 44 सांसदों के साथ ये बैठक होने जा रही है। सीएम योगी भी दिल्ली में मौजूद है। पार्टी के वरिष्ठ नेता, संगठन महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सभी इस बैठक का हिस्सा हैं। बीजेपी की इस बैठक में आज 44 सांसद हिस्सा लेने जा रहे हैं। सीएम योगी भी इस बैठक में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, पार्टी अपनी रणनीति बनाने में जुटी है और उसके लिए बैठकों का दौर जारी है। हर एक प्रांत, हर एक क्षेत्र, सांसद, विधायक, पार्टी संगठन से जुड़ा हुआ पदाधिकारी, सबके साथ बैठकों के दौर इन दिनों चल रहे हैं और बीजेपी ठोस रणनीति बनाने की कवायद में जुटी हुई है। विधानसभा चुनाव आने में 6 से 7 महीने का वक्त रह गया है। पहले दिन की बैठक में क्या हुआ? सांसदों को वैक्सीनेशन सेंटर जाने को कहा गया, वैक्सीनेशन तेज करने को कहा गया, राशन की दुकान में भी जाने को कहा गया। सभी सांसदों को बूथ के कार्यकर्ताओं को जोड़ने की हिदायत सभी सांसदों को दी गई है। राज्य केंद्र की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने को भी सांसदों को कहा गया है। सांसदों को अपने इलाके में यात्रा करने, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक कनेक्ट बनाने के लिए कहा गया। नड्डा ने कहा सांसद ज्यादा सक्रिय हो जाएं। सांसदों को आशीर्वाद यात्रा निकालने के लिए कहा गया है। वहीं आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल से इस बैठक को लेकर एबीपी गंगा ने खास बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। विधानसभा चुनाव 40 सांसदों को बुलाया गया था, तो चुनाव को लेकर ही बात हुई होगी। किन योजनाओं के साथ आप जमीन पर जाएंगे, कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और क्या कुछ संदेश देंगे? राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक मिले भी, उसको जानकारी भी और उसको लाभ भी हो। लाभार्थियों को बताया जाए कि आप इसकी पात्रता रखते हैं। लोगों को बैंक तक जाना होगा, लोगों को पीटीएस दुकान तक जाना होगा, विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी तक जाना होगा, तो उज्ज्वला के लिए गैस एजेंसी तक जाना होगा, तो सौभाग्य के लिए एक्सीजन से मिलना होगा। उसमें संगठन के लोग सहयोग करेंगे जिससे केंद्र और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। एक आखिरी सवाल है, जीत के लिए क्या मूल मंत्र दिया गया है आप लोगों के यहाँ से? माननीय प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याणकारी योजना, राज्य की लोक कल्याणकारी योजना, बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की परिश्रम की पराकाष्ठा से जो पसीना बहेगा उससे कमल खिलेगा। शुक्रिया, हमसे बातचीत करेंगे। तो यह केंद्रीय कानून राज्य मंत्री जिनका कहना है कि यहाँ पे जो बातचीत हुई है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि बूथ लेवल से लेकर और जो राष्ट्रीय लेवल तक के तमाम सारे कार्यकर्ता हैं उनको एकजुट किया जाए और सभी को चुनाव में लेकर जाया जाए जिससे कि विधानसभा सुनिश्चित हो सके। दर्शन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। वहीं पहले दिन हुई बैठक को लेकर मेरठ में सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनवा दें। भारतीय जनता पार्टी की बैठक समाप्त हुई। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी। सर, क्या कुछ बैठक में रहा, क्या आप लोगों को कार्य सौंपे गए हैं? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी 12 महीने काम करने वाली पार्टी है। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो स्वाभाविक रूप से चुनाव को लेकर के ही जो हमारे विभिन्न कार्यक्रम हैं उनके संबंध में चर्चा हुई है। बूथ स्तर तक पार्टी के जो कार्यकर्ता उनसे संपर्क हो, जो हमारे कार्यक्रम है केंद्र सरकार के, प्रदेश सरकार के योजनाएं हैं वो आम जन तक पहुँचे, जनता के बीच में रहें। अभी पिछला 1-1.5 साल तो सेवा ही संगठन के रूप में पार्टी सेवा के काम में लगी थी। अब देखा जाए तो उसके साथ अब ये चुनाव का जो काम है उसमें सब लोग लगेंगे, तो चुनाव तक के कार्यक्रम धीरे धीरे आते रहेंगे और हम सब लोग सुंदर लगे रहेंगे। अभी फिलहाल किस कार्यक्रम पर जोर दिया गया कि इस कार्यक्रम को जाके सांसदों को करना है? नहीं, ऐसा कोई विशेष ऐसा कोई एक कार्यक्रम नहीं है, पूरी चेन है कार्यक्रमों की, तो उन सब के विषय में चर्चा होगी, वो सब बताया जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल है, क्या आप लोग से आपके क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के बारे में भी जानकारी ली गई या आप लोग के संसदीय क्षेत्र का फीडबैक लिया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उसकी कोई वो भी नहीं थी। देखिए, फीडबैक तो पार्टी के पास हमेशा रहता है, हम लोग सक्रिय भी रहते हैं, पर एक मोटिवेशन होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, मुख्यमंत्री जी आए, प्रदेश अध्यक्ष जी आए, उन विषयों को उन्होंने कहा।
शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल, जिनका कहना है कि पार्टी ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत तमाम कार्यक्रम सौंपे हैं, जिसको लेकर अब सांसद काम करेंगे। कैमरामैन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। वहीं इस बैठक में राज्यसभा सांसद अनिल जैन भी पहुंचे। उनका क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। राज्यसभा सांसद अनिल जैन हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, क्या कुछ बातचीत हुई अंदर, क्या आप लोग को आदेश दिया गया? नहीं, आदेश नहीं, आगे संगठन और सरकार मिलकर कैसे काम करें और चुनाव की दृष्टि से समाज में जिस प्रकार सेवाई संगठन को हमने भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना के समय पे किया है, उसको कैसे आगे बढ़ाएं, लोगों के बीच में जाएं, बस इतना। कोई सामान्य भोजन बैठक। और बीजेपी के क्या सांसदों को कहा गया कि चुनावी वर्ष के मद्देनजर किन किन जगहों पर आप लोग को जाने के लिए क्या, संगठन के किस तरीके से काम के लिए कहा गया? ये संगठन बूथ, सेक्टर, मतलब शक्ति केंद्र, मंडल, जिला, प्रदेश और केंद्र से बनता है। इन सब जगह हम लोग पहले से ही काम करते हैं। इन्हीं की व्यवस्थाएं कैसे चुस्त दुरुस्त हों, उसकी दृष्टि से किया गया है। तो बूथ से शुरू होकर बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल, जिला, प्रदेश और केंद्र, यही व्यवस्थाएं होती हैं। यही व्यवस्था करनी है अच्छे से। पीएम भी बात करने वाले हैं राशन के दुकानदारों से, क्या बातचीत होने वाली? कार्यक्रम होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में 80,000 जो हमारे। तो आज की बैठक में भी 44 सांसद हिस्सा लेने वाले हैं, अलग अलग प्रांतों से जुड़े हुए। सीधे रुख करेंगे अविनाश तिवारी, दिल्ली से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, 39 सांसदों के साथ कल बैठक हुई है, उन सभी को सक्रिय होने के लिए कह दिया गया है, ग्राउंड पर उतरने, जनता के बीच में जाने, योजनाओं का प्रचार करने और कनेक्ट बनाने के लिए कहा गया है। कोई रिपोर्ट कार्ड भी मांगा गया क्या? देखिए आस्था, अगर बात करें तो अभी रिपोर्ट कार्ड नहीं मांगा गया, अभी केवल कार्य सौंपे गए हैं। कार्य जो सौंपे गए हैं उसमें सबसे पहले तो ये कहा गया कि जितने भी नए केंद्रीय मंत्री बने और उत्तर प्रदेश से जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको सबसे पहले 16, 17 और 18 अगस्त को जन आशीर्वाद यात्रा के तहत कम से कम 3 लोकसभा क्षेत्र में जाना होगा, वहाँ के जो जनता है उनके साथ जनसंपर्क करना होगा। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो तमाम सारे वैक्सीनेशन सेंटर हैं तमाम सांसदों के क्षेत्र के अंतर्गत, वहाँ पे वो जाएं और वैक्सीनेशन सेंटर में देखें कि किस तरीके से वैक्सीन लग रही है, लोगों को प्रोत्साहित करें वैक्सीन लगवाने के लिए। और ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को उत्तर प्रदेश के 80,000 राशन दुकानदारों से बातचीत करेंगे। तो लिहाजा आप लोग भी जाइए राशन दुकानदारों के बीच में और देखिए कि वहाँ जो जनता राशन लेने आ रही है उसको किस तरीके से सुविधाएं मिल रही है और किस तरीके से सुविधाएं उसको और मिल सकती है। जनता से बातचीत करिए राशन के दुकान पे। तो ये प्रमुख कार्य अभी फिलहाल के लिए सौंपे गए हैं और साथ ही ये कहा गया कि जितने भी बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उनके साथ अब बैठ के जारी रखिए, उनको संदेश दीजिए कि केंद्र सरकार की जो योजना है और राज्य सरकार की जो योजना है उसको वो जनता के बीच ले जाएं। जितनी भी योजनाएं अब तक रही है उत्तर प्रदेश सरकार की पिछले 4.5 सालों में, उसको जनता के बीच में ज्यादा से ज्यादा प्रसारित किया जाए। चुनाव की ये रणभेरी सज चुकी है और हर किसी की तैनाती अपने अपने क्षेत्र में हो जाए, इसके लिए संगठन सुनिश्चित कर रहा है और इस चीज को संदेश के तौर पर दिया भी जा रहा है तमाम मंत्री सांसदों को। आपका शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बरेली की। बरेली के लोगों के लिए खुशखबरी है। बरेली से मुंबई के लिए हवाई सेवा की शुरुआत होगी। 12 अगस्त से हवाई सेवा शुरू कर दी जाएगी। बरेली से बेंगलुरु के लिए भी हवाई सेवा की शुरुआत होगी। 14 अगस्त से बरेली से बेंगलुरु आप हवाई सेवा का फायदा उठा सकते हैं। तो ये अच्छी खबर है, रास्ता आसान हो गया। बरेली से बेंगलुरु जो लोग भी सफर करना चाहते हैं उनके लिए अब ये हवाई सेवा की सुविधा उपलब्ध होगी। 14 तारीख से इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। और चलिए अब पूर्वांचल की खबरों पर नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रतापगढ़ में बीएसपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हुआ। इस दौरान सम्मेलन में ज्यादा भीड़ दिखाई नहीं दी। सम्मेलन में शामिल होने के लिए बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस सीट पर बीएसपी की जीत होगी। कौशाम्बी में बारिश के बाद हालात खराब हो गए हैं। रात भर की बारिश के बाद हिनौत चौकी के भीतर लबालब पानी भर गया। चौकी में पानी भरने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। संत कबीर नगर में एक शख्स की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस पर युवक के साथ 3rd डिग्री टॉर्चर करने का आरोप लगाया। मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया।
प्रयागराज में पति पत्नी की हत्या से हड़कंप मच गया। धारदार हथियार से दोनों की हत्या की गई, ऐसा बताया जा रहा है। वारदात का कारण क्या रहा, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। गोरखपुर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। बीजेपी नेता के घर में मौजूद 2 लोगों की हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर चुकी है। आजमगढ़ में पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। ये गैंगस्टर काफी लंबे वक्त से फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। फतेहपुर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी की 14 बाइक बरामद की गई। चोरों की ये बाइक अलग अलग राज्यों की है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक सिपाही भी मुठभेड़ के दौरान घायल हो गया है। आरोपी पर हत्या का आरोप था। सिद्धार्थनगर में बड़ा हादसा हो गया। यहां 3 गाड़ियों की भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में एक शख्स की मौत हो गई। वहीं हादसे में 11 लोग घायल हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अगली अहम खबर का रुख करते हैं। यूपी के पूर्व राज्यपाल ने की है सीएम योगी की तारीफ। पूर्व राज्यपाल राम नाईक ने सीएम की तारीफ की है। कोरोना नियंत्रण को लेकर किए गए कामों को उन्होंने सराहा है। राम नाईक ने यूपी की जनता के नाम लिखे पत्र में सीएम के काम को सराहा। उन्होंने कहा, मैंने तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी कहा था कि वो यूपी का फॉर्मूला लागू करें कोरोना पर नियंत्रण के लिए। तो पूर्व राज्यपाल राम नाईक ने सीएम योगी की कार्यशैली की तारीफ की है। उत्तर प्रदेश में कोरोना को जिस तरह नियंत्रित किया गया, जिस मॉडल पर काम किया गया, उसकी सराहना की है पूर्व राज्यपाल राम नाईक ने। इतना ही नहीं, उदाहरण उन्होंने ये भी दिया कि मैंने महाराष्ट्र को भी कहा था कि वो यूपी का मॉडल फॉलो करे। बड़ी खबर है। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर निशाना साधा। ट्वीट के जरिए ओम प्रकाश राजभर ने हमला बोला है बीजेपी पर। कहा है, बीजेपी सरकार प्रायोजित ड्रामा कर रही है। पिछड़ी जाति के वोट के लिए ये ड्रामा चल रहा है। राजभर सीधा सीधा आरोप लगाते हैं, निशाना साधते हुए कहते हैं कि ट्वीट क्या किया उन्होंने, चलिए आपको दिखा देते हैं। जहां राजभर ट्वीट करके कहते हैं, जो बेदर्द हाकिम हो उसी से फरियाद क्या करना। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में पिछड़ी जाति के नेताओं के द्वारा पिछड़ी जाति का वोट लेने के लिए भाजपा सरकार प्रायोजित ड्रामा कर रही है। भाजपा सरकार के पिछड़ी जाति के मंत्री और सांसद मिलकर मेडिकल में ओबीसी का 27% आरक्षण खत्म किए। प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने का नया ड्रामा कर रहे हैं। सुभासपा मांग कर रही है, तत्काल ओबीसी वर्ग को नीट मेडिकल में आरक्षण देने की घोषणा करे। भाजपा सरकार महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी से ध्यान भटकाकर आगामी चुनाव में यानी विधानसभा चुनाव में ओबीसी वोट लेने के लिए ड्रामा कर रही है। देखिए ट्वीट की बौछार रही है। अगला ट्वीट भी कहता है कि केंद्र और प्रदेश में जिसकी सरकार हो उसी सरकार के मंत्री और सांसद प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हो। इससे ज्यादा ओबीसी वर्ग के साथ मजाक क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। एक तरफ सामान्य SC/ST का जातिवार जनगणना कराई जा रही है और ओबीसी वर्ग की जातिवार जनगणना कराने से भाजपा भाग रही है। यूपी में भारी बारिश से परेशानी शुरू हो गई है। यमुना चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तटवर्ती इलाके में प्रशासन ने ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया है। चंबल नदी का जलस्तर 111 से बढ़कर 121.5 मीटर तक जा पहुंचा है। 24 घंटे की बात करें तो चंबल नदी का जलस्तर 10.5 मीटर बढ़ गया। तटवर्ती इलाकों में प्रशासन ने ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया है। आसपास रहने वाले लोगों को चेतावनी दे दी है। चंबल नदी का जलस्तर 111 से 121 मीटर के पार पहुंच गया और केवल 24 घंटे की बात करें तो जलस्तर 10.5 मीटर बढ़ चुका है। तो चलिए हम सीधे लिए चलते हैं आपको आगरा। हमारे सहयोगी नितिन से जुड़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि नितिन, जिस तरीके से जल स्तर बढ़ रहा है, तटवर्ती इलाकों के रहने वाले जो रहवासी होंगे उनकी नींदें उड़ी होंगी, प्रशासन क्या कर रहा है?
लगातार इस समय प्रशासन मीटिंग ले रहा है और ऐसे में जो तटवर्ती इलाके हैं वहां बाढ़ चौकियों को पूरी तरह से उनका निरीक्षण कर लिया गया है। इसके साथ ही जो राजस्व की टीम है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भी पहुंच रहे हैं। देखिए, आगरा की बात की जाए तो आगरा में 2 नदियां प्रमुखता से बहती हैं, एक यमुना नदी है, दूसरी चंबल नदी है। यमुना नदी पर इस समय मैं खड़ा हुआ हूँ उसके किनारे पर, और आप देख सकते हैं कि लगातार जो जलकुंभी बह रही है। ये तभी होता है कि जब पूरे किनारे जब तक पानी भर जाता है, तो ऐसे में आप देख सकते हैं लगातार जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। चाहे वो हथनीकुंड बैराज हो, ओखला बैराज हो, आपका लगातार वहां से गोकुल बैराज से भी पानी छोड़ा गया है। और यही वजह है कि आगरा में बड़े स्तर पर इस समय कहा जाए यमुना का जो यौवन स्वरूप है वो पूरी तरह से एक कहा जाए कि नदी का जो वास्तविक स्वरूप है वो अब नजर आ रहा है। और ये जो यमुना नदी जो महज एक नाले से ज्यादा नजर नहीं आती है, आज एक नजर आ रहा है कि वाकई में ये नदी है। और ऐसे में जो वाटर लेवल है लगातार इंक्रीज हो रहा है। वहीं चंबल का जो इलाका है वहां भी 120 मीटर से ज्यादा वहां भी जो वाटर लेवल है वो उसके पार पहुंच चुका है। हालांकि खतरे के निशान से अभी भी दोनों नदियां नीचे बह रही हैं। लो फ्लड लेवल का जो सबसे पहले लो फ्लड लेवल होता है, फिर हाई फ्लड लेवल होता है, यानी अभी जो खतरे का जो निचला निशान है उससे भी अभी यमुना नदी, चंबल नदी नीचे बह रही हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार पहाड़ों पर जो बारिश हो रही है, जिस तरीके से लगातार कहा जाए कई दिनों से आगरा में भी 2 या 3 दिनों से लगातार बारिश हुई है, कभी तेज बारिश होती है, कभी हल्की हल्की फुहारें पड़ती हैं, तो ऐसे में वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है। जिलाधिकारी आगरा ने भी इसको लेकर अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। अभी स्थिति अगर लगातार इस तरह से वाटर लेवल बढ़ता रहा तो खासकर जो यमुना और जो कहा जाए चंबल से जुड़े हुए जो उसकी तलहटी पर बसे हुए गांव हैं उसके संपर्क मार्ग से वो गांव कटना शुरू हो जाएंगे। और ऐसे में प्रशासन ने गांव के लोगों से कहा है कि अगर पानी बढ़ता है तो देखिए, क्योंकि यही वक्त है स्ट्रेटेजी का, यही वक्त है कि जल स्तर जब नीचे है तो आपकी तैयारी पूरी हो, लोगों को सही समय पर मदद पहुंचाने के लिए भी तैयारी रहे। आपका शुक्रिया नितिन तमाम तस्वीरों और जानकारी के लिए। और हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं जेवर एयरपोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। 22 से 25 अगस्त के बीच भूमि पूजन की खबर है। जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन 22 से 25 अगस्त के बीच हो सकता है। प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे, मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो आपको बताएं, एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जाता है, जिसके लिए शुरुआत से ही सीएम योगी ने लगातार ये संदेश दिया है कि जेवर एयरपोर्ट के लिए काम चल रहा है। और अब देखिए, ये बड़ी खबर है कि 22 से 25 के बीच में भूमि पूजन हो सकता है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर मिल रही है जेवर एयरपोर्ट से जुड़ी हुई, जहां भूमि पूजन को लेकर 22 से 25 तारीख का वक्त आ सकता है सामने। प्रयागराज से अगली बड़ी खबर, संविदा कर्मचारियों को हटाने का फैसला लिया गया है। हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है। जी हां, हाईकोर्ट ने कहा कि बिन सुनवाई का मौका दिए पद से हटाना गलत है। कोर्ट ने कस्तूरबा विद्यालय में 10 सालों से कार्यरत वार्डन को ये राहत दी है। एक पक्षीय आदेश जारी करके संविदा से हटाने के फैसले को गलत करार दिया हाईकोर्ट ने और विभाग को नए सिरे से निर्णय लेने का आदेश भी दिया है। बलिया की मुन्नी पूनम की ओर से याचिका दायर की गई थी। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्र की एकल पीठ ने यह आदेश दिया है। आइए आपको अवध की खबरों से रूबरू कराते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने राम जन्मभूमि पहुंचकर दर्शन पूजन किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार पूर्ण रूप से तैयार है। उन्नाव का लोक निर्माण विभाग सवालों के घेरे में आ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां के नवाबगंज में बन रहा आंगनबाड़ी केंद्र घटिया सामान से तैयार हो रहा है। इसी वजह से आगे कोई भी हादसा हो सकता है। कानपुर में तेज बारिश के बाद एक जर्जर मकान गिर गया। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मौत के बाद विधायक सुरेंद्र मैथानी भी मौके पर पहुंचे और परिवार को ढाढ़स बंधाया। रायबरेली में एक ढाबे में काम कर रहे शख्स का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। शव को देखकर ढाबे में मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। पुलिस मौके पर बुलाई गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सुल्तानपुर में एक युवक ने अपनी किडनैपिंग की सूचना पुलिस को दे दी। सूचना के बाद पुलिस एक्टिव हुई तो सारा सच सामने आ गया। प्रेम प्रसंग को लेकर यह किडनैपिंग की कहानी गढ़ी गई। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर इसका खुलासा किया। बाराबंकी में बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। यहां पर एक युवती पुलिस वालों से भिड़ गई। पुलिस ने इस युवती से अभद्रता की। युवती पुलिस से हाथापाई तक पर उतारी।
सीतापुर में कारतूस बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका हो गया। ये फैक्ट्री धमाका के बाद आग की लपटों में घिरी नजर आई। फायर ब्रिगेड को इसके बाद मौके पर बुलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। की बात करते हैं, यहाँ देखिए किस तरह की हलचल है, कौन सी खबर है जो डेवलप हो रही है। आइए आपको बताते हैं यूपी में क्या खास है। सीएम योगी आज बागपत का दौरा करने जा रहे हैं। यहाँ वो जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे सीएम। किसी गांव का निरीक्षण भी अचानक कर सकते हैं। सांसद सत्यपाल सिंह भी सीएम के साथ मौजूद होंगे। एम्बुलेंस कर्मियों की जो हड़ताल चल रही है उसका आज चौथा दिन है और अपनी मांगों को लेकर एम्बुलेंस कर्मी इन दिनों हड़ताल पर है। कुल मिलाकर 570 कर्मचारियों को बर्खास्त भी किया जा चुका है। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों में दो फाड़ नजर आ रहा है। एम्बुलेंस सेवा देने वाली कंपनी भी एक्शन करने की तैयारी में अब है। इसके अलावा बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहा है जो कि आज भी जारी है। आज बसपा के प्रथम चरण का आखिरी प्रबुद्ध सम्मेलन है। सुल्तानपुर और अमेठी में ये सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। बुधवार को प्रतापगढ़, रायबरेली में सम्मेलन हुआ था। बीएसपी ब्राह्मणों को साधने की इन दिनों कोशिश में है। आइए अब आपको बताते हैं कि आज उत्तराखंड में क्या कुछ खास रहने वाला है। उत्तराखंड में आज खास ये है कि आपके सीएम उम्मीदवार अजय कोठियाल अल्मोड़ा जाएंगे। वहां वो युवाओं के साथ बातचीत करेंगे। वो उनके सवालों के जवाब देंगे। कई जिलों का दौरा होना है, ये कार्यक्रम तय है। युवाओं से जुड़ने की ये खास कोशिश है। फोकस युवा रहेंगे। आज प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां पिथौरागढ़, बागेश्वर में भारी बारिश की भी चेतावनी है। नैनीताल, पौड़ी में भी तेज बारिश का अनुमान लगाया गया है।